Hello students, in this video I explain circuit diagram, electrical resistance and factors affecting the resistance and Ohm's law. For circuit diagram is a symbolic representation of electric circuit. कोई हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट उसको बोलते हैं क्लोज पाथ फॉर करंट. कोई क्लोज पाथ होगा जिसमें करंट फ्लो होगा, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोल देंगे. अगर उसको हम सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसको बोल देंगे सर्किट डायग्राम. अब जैसे ये हमारा एक डायग्राम दिखाया है, इसमें ये बल्ब का सिंबल है, ये बल्ब का सिंबल बनाया हुआ है इसमें ये वाला. इसके ऊपर वोल्ट मीटर V लिखा हुआ है, V का सिंबल बनाया हुआ है. इसके बाद इसमें रेजिस्टेंस का सिंबल बनाया हुआ है. ठीक है, ये हिल्स लाइक जो है ये रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, इसका सिंबल बनाया हुआ है. फिर आगे इसमें एमीटर का सिंबल बनाया हुआ है. फिर ये इसमें की है एक, ठीक है, स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए. और फिर इसमें ये एक बैटरी है. इस बैटरी में देखो 2 सेल्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी 3 सेल्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. ये बैटरी का सिंबल होगा. अगर सेल होगा तो उसमें सिर्फ एक होगा, अगर सेल होगा तो सेल में सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव एक होगा. और बैटरी में क्या होता है, बैटरी में बहुत सारे सेल जो होते हैं वो सीरीज में लगे होते हैं तो वो सेल बना देंगे. तो किसी भी सर्किट डायग्राम का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम. इसके बाद है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजनेस या डिफ़िकल्टी ऑफर्ड बाय एन एप्लियंस और बाय एन कंडक्टर. देखो एप्लियंस में सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे फ़ैन है, टीवी है, या जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है, जैसे प्रेस है, हीटर है, उससे जो हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं. तो जितनी वो डिफ़िकल्टी ऑफर करेंगे टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. कोई भी वायर या कंडक्टर, ठीक है, करंट के फ्लो में जितनी डिफ़िकल्टी ऑफर करता है उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. इसकी SI यूनिट होती है ओम, OHM, ओम. ये आगे इसका सिंबल है. ठीक है, न्यूमेरिकली द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस. अगर हमें पता है एक हमारे पास वायर है, उस वायर के एंड जो हैं उसके जो टर्मिनल्स हैं उनके बीच में हमने 2 वोल्ट की बैटरी को हमने कनेक्ट किया है. 2 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करने से करंट सपोज आया 2 एम्पियर, तो 2/2 इक्वल टू हो जाएगा 1. तो उसका जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा. अगर मान लो हमने कोई और वायर है उसमें 6 वोल्ट की बैटरी हमने अप्लाई की है और करंट आया 2, V की वैल्यू 6 है और I की वैल्यू 2 है, तो 6/2 कितना आ जाएगा 3. तो ये जो रेशो आएगी इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकली जो हम रेजिस्टेंस बताएंगे तो वो V और I की रेशो हो जाएगी. इलेक्ट्रिकल कहने के लिए डिफ़िकल्टी इन द फ्लो ऑफ करंट और न्यूमेरिकली द रेशो ऑफ V एंड I इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस. इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और ओम इसका SI यूनिट होता है. इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. जो हमारा कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है. सबसे पहला पॉइंट है रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. अगर हम वायर की लेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा. अगर वायर की लेंथ को हम डिक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस उसका डिक्रीज. जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट होगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा रास्ता तय करना पड़ेगा उसको. अगर हम किसी वायर की लेंथ को हाफ कर दें, एक वायर को कट करके उसके 2 हिस्से कर दें, एक वायर की लेंथ है L, उसका रेजिस्टेंस है R. अगर उसकी लेंथ हम L/2 कर दें, ठीक है, लेंथ उसकी हाफ कर दें तो उसका रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, R/2 हो जाएगा. अगर हम उसके 3 इक्वल पार्ट कर दें तो रेजिस्टेंस हर एक पार्ट का हो जाएगा R/3 R/3 R/3. अगर हम उसके 4 इक्वल पार्ट्स कर देंगे तो R/4 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 हो जाएगा. अगर 5 इक्वल पार्ट्स कर देंगे तो R/5 R/5. हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ कम होती है, रेजिस्टेंस भी उसका डिक्रीज हो जाएगा. अगर लेंथ उसकी हम डबल कर देंगे तो वो रेजिस्टेंस भी उसका डबल हो जाएगा. तो पहला पॉइंट है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. ठीक है, लेंथ इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, लेंथ डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी उसका डिक्रीज हो जाएगा. सेकंड पॉइंट है
ठीक है। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस उसका कम हो जाएगा, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया को हम इंक्रीज कर देंगे, हमारे पास दो पाइप हैं, ठीक है, एक पाइप का एरिया कम है और एक पाइप का एरिया ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें कौन से में इजीली मान लो वाटर फ्लो कराना है, तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसमें वाटर इजीली फ्लो करेगा, जिसका एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, उसमें इजीली फ्लो नहीं करेगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी उतना कम हो जाएगा। देखो ये हमारे पास दो पाइप हैं, एक तो ये पाइप है, ठीक है, और एक हमारे पास ये पाइप है। तो ये वाला जो हिस्सा है इतना, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ये जो होगा हमारा, ठीक है। एक ये पाइप है, देखो दोबारा, और एक ये पाइप है, और एक ये पाइप है। तो ये इतना जो हिस्सा होगा इसका, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो ये इसमें करंट जाएगा या इसमें करंट जाएगा, तो जिसका ये एरिया इस वाले का ज़्यादा है और इस वाले का एरिया कम है, तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसमें करंट इजीली ऐसे फ्लो कर सकता है, जिसका एरिया कम होगा उसमें इजीली फ्लो नहीं कर सकता। तो इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इसके बाद है थर्ड, समझेंगे ना, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा, लेंथ को डिक्रीज करेंगे, लेंथ को इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। लेंथ को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस r/2 हो जाएगा, 3 इक्वल पार्ट करेंगे तो r/3 हो जाएगा, 4 इक्वल पार्ट करेंगे तो हर एक पार्ट का r/4 हो जाएगा, 5 इक्वल पार्ट करेंगे तो r/5 हो जाएगा। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी ये है कि 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के वो इनवर्सली ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे और एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, तो लेंथ के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। थर्ड पॉइंट है इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। जैसे इसमें ये पहले बताया है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो ये किस वजह से होता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है जब वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन रास्ते में पॉजिटिव आयन जो होंगे, प्लस आयन जो होंगे, उनके साथ वो कोलाइड करेंगे, उनके साथ वो टक्कर मारेंगे रास्ते में। तो जब उसके साथ वो कोलाइड करेगा तो उस कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। व्हाट इज द कोज ऑफ रेजिस्टेंस? द कोज ऑफ रेजिस्टेंस इज द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन के साथ जो कोलिजन होगा उसकी वजह से रेजिस्टेंस होगा। तो जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी इंक्रीज होगी। जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो जल्दी टक्कर मारेगा, जल्दी कोलिजन होंगे उसके, तो कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे। तो कोलिजन इंक्रीज होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ने से वायर का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाता है। फोर्थ पॉइंट है इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, यानी कि अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। जैसे कॉपर के लिए अलग होगा, सिल्वर के लिए अलग होगा, ठीक है, और हमारा एल्यूमिनियम के अलग होगा। अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें, R प्रोपोर्शनल टू L और 1/A, तो R प्रोपोर्शनल टू L/A, तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। R इक्वल टू, इसको बोलते हैं रो L/A। R इक्वल टू क्या बोलते हैं इसको? रो L/A। रो इज द रेजिस्टिविटी, यानी कि ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। रो क्या है? रेजिस्टिविटी, और स्पेसिफिक का मतलब होता है तो ये भी रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस है ये? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पेशल, फिक्स वैल्यू, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होगी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जैसे ये फॉर्मूला है हमारा R इक्वल टू रो L/A। अगर इसमें हम L की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, A की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो R इक्वल टू रो आ जाएगा। R इज इक्वल टू रो 1/1, 1 से 1 ही आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी रेजिस्टेंस की। इसको सोल्व करने से R की जो वैल्यू आएगी वही हमारी रेजिस्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू द रेजिस्टिविटी, ठीक है। इट इज़ कांस्टेंट फॉर मटेरियल बट डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगी।
सपोज करो कॉपर का एक वायर है, उसकी लेंथ 1 मीटर है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसे जैसे मर्जी कैलकुलेट करो, यहाँ पे कैलकुलेट करो या किसी और कंट्री में जाके कैलकुलेट करो, तो सब जगह रेजिस्टेंस उसका वही आएगा, यानी कि वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी और वो रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगी। समझे ना। तो मैंने बताया सर्किट डायग्राम इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। दूसरा बताया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, डिफिकल्टी ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है। जितनी डिफिकल्टी ऑफर करेगा कोई कंडक्टर, दिक्कत परेशानी कठिनाई जितनी भी होगी, उसी को हम क्या बोल देंगे, रेजिस्टेंस बोल देंगे। न्यूमेरिकली द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। न्यूमेरिकल वैल्यू वी और अपॉन आई की जो रेशो आएगी सोल्व करने के बाद वो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। फैक्टर्स किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, लेंथ डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। एरिया इंक्रीज होता है डिफिकल्टी कम हो जाएगी। ठीक है। फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन के साथ कोलिजन टक्कर ज़्यादा होंगी, इसलिए उसमें रेजिस्टेंस डिफिकल्टी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। रेजिस्टिविटी हम रो बोलते हैं, ये इक्वेशन है, इसका न्यूमेरिकल आता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आर हमारा रेजिस्टेंस है, रो हमारी रेजिस्टिविटी है, एल हमारी लेंथ है, ए हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। देखो जितने भी वायर होंगे वो ज़्यादातर सिलेंड्रिकल वायर होंगे। ठीक है। और उसमें अगर एरिया हम निकालेंगे सिलेंड्रिकल, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो निकालेंगे ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। कैसे निकालेंगे एरिया, उसका हमें रेडियस पता होगा वायर का, तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक ही बात है। तो यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जितना रेजिस्टेंस होगा उसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये कांस्टेंट होता है मटेरियल के लिए और डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। इसके बाद है ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी ज़रूर आता है। देखो ये है हमारा ओम्स लॉ, ये एक्सपेरिमेंटली उसने वेरीफाई किया था। ठीक है। इफ़ द फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर एंड डायमेंशन, टेम्परेचर देखो मैंने भी बताया अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए और डायमेंशन में उसकी लेंथ, एरिया, वॉल्यूम ये सब उसकी डायमेंशन में आ जाएंगे। ठीक है। अगर उसका टेम्परेचर और उसकी डायमेंशन सेम है, वो चेंज नहीं होंगी, तो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। इफ़ ऑल द फिजिकल कंडीशंस टेम्परेचर एंड डायमेंशन रिमेनिंग सेम then electric current through the wire is directly proportional to the potential difference। ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस कह दो या v अपॉन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट कह दो, ये दोनों एक ही बात है। अगर दो क्वांटिटी की रेशो कांस्टेंट है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइक उसकी स्टेटमेंट ये बनेगी, देखो v की और i की रेशो कांस्टेंट है तो उसका मतलब है i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, या ऐसे बोल दो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह दो या रेशो कांस्टेंट कह दो, वो दोनों एक ही बात है। तो ये हमारा ओम्स लॉ है। ठीक है। इफ फिजिकल कंडीशन रिमेनिंग सेम देन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको अब पहले ही पता है कि वी और आई की जो रेशो होगी उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी अपॉन आई इज इक्वल टू हो जाएगा आर। ठीक है। तीन फार्मूले यहाँ से बनते हैं। आर का फार्मूला है, आर फाइंड करना हो तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वी फाइंड करना हो तो वी इक्वल टू आई आर, आई फाइंड करना हो तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है हमारा, इसी को हम रेजिस्टेंस बोल देंगे, ऐसा यूनिट इसकी ओम हो जाएगी। अब देखो अगर इसको डिफाइन करना है ओम को, तो हमारा ओम किसकी यूनिट है, आर की, रेजिस्टेंस की। ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। तो कोई भी हमारी ऐसा यूनिट है उसकी डेफिनेशन हम उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देते हैं। तो जैसे हमारा आर इक्वल टू वी अपॉन आई, हमें आर की डेफिनेशन देनी है, तो इसमें दूसरी साइड है वी अपॉन आई, तो वी की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, आई की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। ठीक है। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट, ठीक है, एंड करंट थ्रू इट इज़ 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज
1 ओम, अगर V की वैल्यू 1 होगी, I की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो अगर देखो जो ये लिखा है ना, अगर डेफिनेशन लिखनी है इसमें खाली इतना भी लिख दिया ना हमने, ये वाला R इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1 ओम, ठीक है, इतना भी इस पर भी मार्क्स मिल जाते हैं। तो V की वैल्यू 1 होगी, I की वैल्यू 1 होगी, तो रजिस्टेंस की वैल्यू भी 1 होगी। अच्छा, जो रजिस्टेंस है वो V पे और I पे डिपेंड नहीं करता है। MCQ में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक जो वायर है उसके एंड के बीच में हमने V को डबल कर दिया, तो उसके रजिस्टेंस पे बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, अगर V को डबल करेंगे तो I भी उसका चेंज हो जाएगा, I भी डबल हो जाएगा। V को डिक्रीज करेंगे, अगर मान लो हमने 2 वोल्ट की बैटरी लगाई है, करंट आया है 1 एम्पियर, तो 2/1 उसका रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा। अगर हमने 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो करंट हो जाएगा 2 एम्पियर, तो 4/2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अगर हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो करंट हो जाएगा 3, तो 6/3 कितना हो जाएगा 2। तो हर एक कंडीशन में हमें V चेंज करने से R की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर हम V को बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे तो वायर गर्म हो जाएगा, फिर चेंज हो सकती है, लेकिन शुरू में क्या होगा, V और I पे R की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। जैसे जैसे V इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसी रेशो में I इंक्रीज होता रहेगा। तो ये डिपेंड कहाँ पे करता है, उसकी डायमेंशन पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और इसकी रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, यानी कि डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा, समझेंगे ना। तो V, ये क्वेश्चन इसमें बनता है कि V को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो V को डबल करने से रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज होगा, क्योंकि V को इंक्रीज करने से I भी इंक्रीज हो जाएगा।